हेलो, डीओपीटी ऑफिस। मैं आत्माराम बोलते। नमस्कार। बोला। सर, ये SC ST OBC का रिजर्वेशन के मुकाबले कम भर्ती हुआ है, उसका क्या कारण है? उसका कुछ पता चला? अरे तिच्या इकडे लोक इधर पूजा खेड़कर का वाडी कार और PH सर्टिफिकेट का त्याचा पता लागत नाही. तुझी स्कूटी काय चीज आहे रे? मित्रों, तो अभी एक विवाद चल रहा है कि केंद्र सरकार में SC ST OBC का जितना नौकरी होना चाहिए उस रिजर्वेशन परसेंटेज के मुकाबले कम लोगों को नौकरी मिला है। लेकिन DOPT विभाग जो ये सब काम देखता है वो कहते नहीं, हम ये नहीं देखते, ये तो अलग अलग मिनिस्ट्री को जाके आप पूछो कि हुआ कि नहीं। और द हिंदू में इसका बड़ा एक अच्छा रिपोर्ट आया, इसे हम समझते हैं। कुल मिलाकर 2022-23 में केंद्र सरकार, मिलिट्री, रेलवे, सरकारी बैंक, ONGC ये सब में मिलाओ तो 30 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम केंद्र सरकार की बात करें, मतलब मिलिट्री, रेलवे, सरकारी बैंक, ONGC वगैरह को इग्नोर करें, तो 18 से 19 लाख लोग केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे हैं। उसके भी अंदर करीब 8,27,000 लोग SC ST OBC समुदाय से है। तो परसेंटेज आप निकालो तो करीब 46% आता है, जबकि रिजर्वेशन के हिसाब से क्या ये करीब 49 to 50% होना चाहिए। हालांकि फिर भी हम मान लें कि ठीक है, थोड़ा ही फर्क है, शायद कुछ लोग रिटायर हो गए होंगे इसलिए आगे पीछे चल रहा होगा, इतना तो चलता है अभी। DOPT का भी मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्होंने जो रिपोर्ट रखा और जो जवाब दिया उसमें कि हाँ इतना तो चलता है। लेकिन फिर अब और ज़्यादा ग्रैन्युलर एनालिसिस हम करें कि फॉर एग्जांपल ग्रुप A सर्विस में OBC कितने होने चाहिए, तो रिजर्वेशन के हिसाब से कितना 27%, लेकिन जब असल डेटा देखो तो पता चले मुश्किल से 18% है। तो ये सब पर DOPT का तर्क कहते नहीं, ऐसा आप ग्रैन्युलर में मत जाओ, आप ऊपर ऊपर का चित्र देखो। और इसको डेटा हम देखें कि देखिए ग्रुप A सर्विस के अंदर SC होने चाहिए 15% तो असल में 13%, ST होने चाहिए 7.5 तो है 6, OBC 27 होना चाहिए तो है 18। EWS का डेटा इन्होंने दिया नहीं। ग्रुप B सर्विस में भी ऐसा है कि उम्मीद के मुकाबले थोड़ा कम रिक्रूटमेंट हो रहा है। ग्रुप C में अगर आप सफाई कर्मचारी को भी ऐड करें तो SC जो 15% से ज़्यादा 35% ओवर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बाकी समुदाय का कम रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप C सर्विस में भी। हालांकि DOPT तो क्या बोला है, नहीं आपकी आखिरी वाला एक कॉलम देखो, उन सबको कंबाइन किया और इसमें भी हंगामा हुआ। तो 2022-23 का रिपोर्ट तो इन्होंने दिया, लेकिन 2023-24 का जो रिपोर्ट इन्होंने दिया उसमें कास्ट वाला डेटा ही उड़ा दिया, ताकि कोई डेटा ही नहीं देखेगा तो प्रश्न भी नहीं पूछेगा। अब ये सब चला, संसदीय समिति में हंगामा हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्यों रिप्रेजेंटेशन के मुकाबले कम लोग वहां पर हैं? तो इस पर संसदीय समिति में हंगामा हो रहा है। अब वहां पर सिर्फ मीडिया के हिसाब से और वो सब ऑपोजिशन पार्टी के हिसाब से चले तो क्या ये तो सरकार आरक्षण के खिलाफ है इसलिए ऐसा चल रहा है, लेकिन असल में जो समस्याएं हैं उससे ज़्यादा जटिल हैं, उसे हम समझने की कोशिश करें। तो आरक्षण से कम मौजूदगी, अंडर रिप्रेजेंटेशन, डेटा और क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताया, इसके पीछे क्या कारण है वो हम समझते हैं। DOPT क्या तर्क दे रहा है, UPSC परीक्षा में कहाँ कितना उपयोगी है, लास्टली कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक एक करके समझते हैं। आप टाइम स्टैम्प देख लेना। देखिए, लो रिप्रेजेंटेशन का एक प्रमुख कारण है, जब ग्रुप B से ग्रुप A के प्रमोशन इधर होते हैं तो उस वक्त काफ़ी बॉटलनेक क्रिएट्स होते हैं। अब समझते हैं जो सर्विसेज हैं, जो भी ग्रुप D मतलब ये प्यून, ड्राइवर वगैरह, ग्रुप C मतलब क्लरिकल स्टाफ, ग्रुप B मतलब मिडिल लेवल के मैनेजर, सेक्शन ऑफिसर वगैरह, और ग्रुप A में बड़े टॉप ऑफिसर्स। आपने रेड मूवी देखी हो तो उसमें देवगन जो IRS ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर है वो, तो वो ग्रुप A हुआ, और उसके आगे जो बाकी साथी हैं, कलीग्स हैं, वो सब ग्रुप B हुए। तो जो ग्रुप B वाले हैं, इनका जब ऊपर प्रमोशन होना है उस वक्त सब दिक्कतें आती है और उसके चलते परसेंटेज बिगड़ जाता है। उसका कारण ये कि ये जो सेंट्रल सर्विस है उसमें भी कुछ इंटरनल सिस्टम ऐसी है कि मान लीजिए ये ग्रुप A में IRS सर्विस है, उसमें 10 लोगों की नौकरी है, तो उसमें से 5 होंगे डायरेक्ट रिक्रूट जो UPSC सिविल सर्विस एग्जाम से भर्ती होके आते हैं। वहाँ पर तो रिजर्वेशन जो है 15, 7.5 और 27 SC ST और OBC का, वो तो उनको मिल जाते कैंडिडेट्स। पर जो बाकी 5 उन्होंने बोला होगा कि देखो 10 में से 5 डायरेक्ट रिक्रूट होंगे और बाकी के 5 प्रमोटी होंगे, जो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी ग्रुप B में आए हैं, उनको तरक्की दे के हमको ऊपर चढ़ाना है। उस वाले कोटे में तकलीफ आती है, क्योंकि ये जो ऐसे प्रमोटी होते हैं वहाँ पर कोटा परसेंटेज थोड़ा अलग है। आप देखेंगे कि वो 16.66 है SC का, 7.5% होगा ST का, और जो OBC है उसके 25.84%, मतलब OBC समझो 27 नहीं, उससे थोड़े कम है, क्योंकि वो रिजर्वेशन का नियम ही उन्होंने ऐसा बना के रखा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो 15, 7.5, 27, लेकिन ये इंटरनल से जाएंगे उसका थोड़ा कोटा अलग सिस्टम है। तो स्वाभाविक है अब यहाँ पर क्या होगा कि OBC वाले थोड़े कम जाएंगे ऊपर। तो 5 इस तरफ से तो गए प्रोपोर्शनली, लेकिन 5 इस तरफ से जा रहे हैं, वो कम जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली OBC कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो सब ग्रुप B ऑफिसर का ग्रुप A में प्रमोशन होना है, उसमें भी बहुत सारे पेंडिंग प्रमोशन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैडम है, मान लो उनका मंत्री से, सीनियर से बनता नहीं हो, उनके मुताबिक वो काम नहीं करती हो,
तो फिर इसका जो भी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसीआर और बाकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में सब एवरेज 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 लिखेंगे, तो आपका एक्सीलेंट गुड ऐसे रेटिंग नहीं आते 3-4 साल के लिए, तो फिर आपका प्रमोशन जल्दी से नहीं हो पाएगा और वो उसके पहले रिटायर हो जाए। उसी तरह ये जो लल्लन जी हैं वो करप्शन केस में फंसे हों इसलिए उनका प्रमोशन रुका हो, ये जो तीसरे भाई साहब हैं मान लीजिए उनकी बैच में वो कहें मैं सबसे सीनियर हूँ, मेरा पहला प्रमोशन क्यों नहीं आया बोल के वो कैट नाम की कोर्ट में चले गए हो और उस एक आदमी के चलते पूरी बैच का प्रमोशन पे कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया हो। ये सब के चलते भी क्या ये बॉटल नेक्स क्रिएट होते हैं। तो ग्रुप बी से ग्रुप ए में जो प्रमोटी को जाना है वो जा नहीं पाएगा, तो ग्रुप ए में आपको पता चले SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा कम जा रहा। तो कुछ लोग कहें ये कैट क्या है, वो IM वाला एग्जाम नहीं, कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये जो केंद्र सरकार के कर्मी इनको ये ट्रांसफ़र प्रमोशन वगैरह के जो कंप्लेन हो तो सीधा कोर्ट में जाए तो कोर्ट का काफ़ी वर्कलोड बढ़ जाएगा, इसलिए उनकी अलग कोर्ट बनाई, ट्रिब्यूनल बनाई। तो जो कैट होता है संविधान में 323 आर्टिकल के तहत बना है। अब आप देखो ये 23-24 का डेटा है कि इनके पास ये टंकी में केस पड़े थे, 10,000 का इन्होंने डिस्पोजल किया, तब तक में 7,000 नए ऐड हो गए एंड ऑलरेडी पिछले साल 2023 के 74,000 तो पेंडिंग थे ही। तो आप ये सब प्लस माइनस करो तो पता चले 71,000 केसेस तो इनके ये टंकी में ही पेंडिंग है। तो सोचो इतने सारे लोग अपना कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र प्रमोशन ये सब की शिकायत लेके गए हैं और उसके चलते बहुत सारे स्टे ऑर्डर लगे होंगे, तो बहुत सारी बैचेस के अंदर सब प्रमोशन टाइम पे नहीं हो रहे होंगे। तो कंक्लूजन इसमें क्या होगा कि ये सब के चलते जो डायरेक्ट रिक्रूटी हैं UPSC की परीक्षा से उसमें तो SC ST OBC सब ठीक हो जाएगा, अपन इस साइड पे थोड़ा कम आएगा। बाकी क्या रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में कुछ उम्मीदवार एग्ज़ाम ही थोड़ी ज़्यादा उम्र पे क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में वो गरीब परिवार से आते हों, एकदम दूर दराज के एरिया में रहता हो, तो उनका पढ़ाई का फाउंडेशन थोड़ा वीक हो, इसलिए बार बार ट्रायल अटैम्प्ट देने पड़े, तो ओल्ड एज में सिलेक्ट हुआ बेचारा, तो प्रमोशन की उम्र से पहले ही बेचारे का रिटायरमेंट हो जाए, तो इस कारण से भी वो फ्लो बिगड़ जाता है। दूसरा एक कारण ये फ्लो बिगाड़ने वाला कि रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं और बहुत सारे आउटसोर्सिंग में जॉब्स जा रहे हैं जिस पे रिजर्वेशन के नियम ठीक से लागू नहीं होते। रेलवे के अंदर 2024 में करीब 3 लाख वैकेंसी है। 2018 का डेटा बोलता है कि 2,41,000 तो ऐसे जॉब हैं कि रेलवे वालों ने आउटसोर्स कर दिया, जो भी ये स्टेशन का मैनेजमेंट और साफ सफाई करना था, बहुत सारे जॉब आउटसोर्सिंग में चले गए। तो उधर रिजर्वेशन के नियम वो नहीं करेंगे, किसी एजेंसी को बोल देंगे इतना लोग चाहिए और लेके आओ तुम। एक और चीज़ जिसकी बहुत कम बात हो रही है, देखिए लेटरल एंट्री पे तो हंगामा हुआ, अपन उससे भी पैरेलल एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसकी बात कम हो रही है, उसको बोलते हैं कंसल्टेंट राज। बीच में इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे लेख आए थे इस पर। 1500 जॉब्स केंद्र सरकार में ऐसी कि उसमें अधिकारियों की जगह वो क्या कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं। ये जो भी स्टैंडर्ड एंड पुअर, अर्नस्ट एंड यंग ऐसी जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनसे ही लोगों को सीधा काम दे देते हैं और उनको आप देखेंगे 300 करोड़ का तो सैलरी उनको जा रहा है हर साल। तो ऐसे कंसल्टेंट बहुत सारे इधर उधर आ गए, तो एनुअल जो भर्ती होनी चाहिए या ग्रुप ए में जो वैकेंसी होगी जहाँ प्रमोटी को चढ़ना है वो चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब इनके हाथ में जा रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अनदर बॉटलनेक। तो ये भी एक कारण कि प्रमोटी वाली वैकेंसी भरने इनको है नहीं, क्योंकि उसके चलते उनको लगे सैलरी का हमारा बोझ बहुत चल जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा। दूसरा कारण कि कई बार रिटायर्ड ऑफिसर को वापस रिक्रूट करके उसी पोस्ट के आगे पीछे बिठा देते हैं ताकि नए आदमी को लाना नहीं पड़े और कंसल्टेंट उसको दिखा देंगे। फिर ये लेटरल एंट्री जो की जाए उसमें भी रिजर्वेशन का पूरी तरह से पालन नहीं हो, ये भी एक कारण हो सकता है। ओवरऑल आप यहाँ पर पाएंगे कि कैसे पुराने ज़माने में तो UPSC जितनी रिक्रूटमेंट करती थी वो 90s तक तो बढ़ी थी, लेकिन फिर ये पिछले कुछ सालों में सब स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग है। और ऐसा ही कुछ हम अगर SSC का डेटा देखने बैठे तो SSC में क्या चलता है कि कुछ साल ज़्यादा भर्ती आती है, कुछ साल कम आती है, प्लस माइनस चलते रहता है। तो ये सब भी फ्लो जो रेगुलर होना चाहिए हो नहीं रहा है। फिर तो डेटा और क्रोनोलॉजी हमने समझी, क्या कारण हो सकते हैं इसके ये हमने देखे। अब DOPT का क्या तर्क है, UPSC में कहाँ उपयोगी है, एंड लास्टली व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। DOPT क्या है, एक पर्सोनल मिनिस्ट्री है। पहले कोई मंत्री रहते थे, अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने हाथ में ये पोर्टफोलियो रखा है। पर्सोनल मिनिस्ट्री मतलब ये रिक्रूटमेंट, सैलरी, पेंशनर ये सब का काम देखे। पर्सोनल मिनिस्ट्री के नीचे 3 डिपार्टमेंट है। इसके अंदर एक है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, DOPT। उसके नीचे ये नीचे तो नहीं बोल सकते, संवैधानिक संस्था है पर उनके साथ कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। UPSC जो ये IAS IPS और सबकी नौकरी करे, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि ग्रुप बी ग्रुप सी के जॉब्स का रिक्रूटमेंट करे। और फिर यहाँ से जो लोग भर्ती होंगे उनकी अलग अलग जगह ट्रेनिंग होगी। जैसे कि IAS है तो लबासना में जाएगा, SSC से जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस वगैरह में जाते होंगे उनका ISTA में ट्रेनिंग होता हो दिल्ली में। तो वो समझो जिम्मेदार तो यही लोग हैं DOPT वाले सब ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब इनसे सवाल पूछा कि SC ST OBC कितने हैं, तो 20 साल तक तो वो कुछ डेटा ही देते नहीं थे। अब क्योंकि प्रश्न पूछे तो दिया।
फिर पता चला भाई ये तो कम लोग का प्रतिनिधित्व है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन SC/ST वेलफेयर उन्होंने DOPT को ये बोला कि तुम जाके सरप्राइज चेकिंग करो ना हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन का सही अमल हो रहा है कि नहीं। तो DOPT ये तर्क देता है, देखिए हम किसी के बॉस नहीं है कि दूसरी मिनिस्ट्री में जाके सरप्राइज चेकिंग कर सके। सभी मिनिस्ट्री इक्वल हैं। दूसरा कारण कि मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं है। और तीसरा कि हर एक मिनिस्ट्री में रिजर्वेशन का अमल हुआ कि नहीं तो उसके लाइजन ऑफिसर उन्हीं डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने खुद से रखे होते। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ने पाया कि ऐसे जो लाइजन ऑफिसर उनको खुद इतनी कोई समझ नहीं है, उनको भी पूछा कुछ तो डेटा उनके पास भी नहीं था। आगे एक तो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता की भी कमी है। DOPT 20 साल तक तो जो एनुअल रिपोर्ट निकालता था उसमें कैटेगरी वाइज डेटा देता ही नहीं था। ये तो फिर अभी हंगामा हुआ तो 2022 में दिया, फिर और हंगामा हुआ तो 2023 में नहीं दिया। एनुअल रिपोर्ट भी काफ़ी डिले पब्लिश करते हैं। इससे पहले भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सुधार करने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कैसे ये UPSC भी टाइम पे अपने एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करती, इसलिए उस पर कोई अच्छी चर्चा डिबेट हो नहीं पाती क्योंकि पुराना डेटा देख के अब कौन चर्चा करे मीडिया में। और DOPT का तो खुद से ये तर्क है कि देखो भाई आप उसमें मत जाओ ना, आप ग्रुप बी इंटरनली कौन कितना है वो पंचायत मत करो। आप ओवरऑल देखो ना, ओवरऑल तो ठीक चला है, 49-50 होना चाहिए, उसके मुकाबले 46 है तो ठीक ही चल रहा है। आप कहे तो इसके लिए जो SC/ST OBC के लिए जो भी उनकी प्रोटेक्शन की बॉडीज़ बनी है, जैसे नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, वो लोग क्यों जवाब नहीं करते? तो उसमें तो आप देखिए कि इनका 2022-23 का डेटा है। RTI एक्ट में 1281 उनको एप्लीकेशन आई, उसमें से 209 का उन्होंने रिप्लाई दिया। तो वो भी कितना अकाउंटेबिलिटी के साथ और एफिशिएंसी काम कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सोचने का प्रश्न है। अब आखिरी दो प्रश्न कि UPSC में ये सब कहाँ उपयोगी है ज्ञान, और अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का प्रतिष्ठा ऑफर है। जितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना ही आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलता है। 9 पे 9, 12 पे 12, 18 पे 18, जिसमें आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल में लाइव लेक्चर्स, डाउट रेजोल्यूशन, पावर पॉइंट स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। ऑफर का 17 तारीख माने आज आखिरी दिन है। डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं monal.org, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अब प्रश्न है UPSC में ये सब ठीक है, तकलीफ है मान लिया, पर UPSC में ये सब ज्ञान कहाँ पर काम का है। तो UPSC में मेंस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, IR ये टॉपिक्स आते हैं, आप पाएंगे बार बार ये जो अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़, राइट्स इशू, इसमें वो प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि इनके लिए जो भी संस्थाएं बनी है, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, वीमेन, SC/ST, बैकवर्ड क्लासेस, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे तो वो ज़्यादा ठीक से काम कर पाएंगे? ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए। मैं सब एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा, वीडियो पॉज करके देखना। 2017 में पूछा कि क्या आपको लगता है महिला आयोग ने ठीक से काम किया है। 2022 में पूछा कि ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दे, अभी कानून से बनाए, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, सीधा संविधान में आर्टिकल उसका ऐड कर दे जैसा UPSC या CAG है, तो क्या वो बहुत जोरदार काम करेंगे? तो उसमें भी आप सोचने बैठो, ये जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वहाँ पर भी तो ये समस्याएं आती होंगी कि सेंट्रल सर्विस में कितनी महिलाएं हैं और क्या ये लोग कुछ कर पाएंगे। यहाँ तक हमने देखा तो मुश्किल लगता है। 2022 में पूछा कि ये जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है, इसको स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया, तो अब उनका रोल कैसे चेंज होगा, ये आपको क्या लगता है? तो अगेन दिक्कत ये दिखे कि भाई 27% होना चाहिए OBC, उसकी जगह 18% है। तो ये लोग क्या कर लेंगे या इन्होंने अब तक क्या किया है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने मात्र से काम हो जाता है या और भी पेरिफेरल बहुत सारी चीज़ें हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? लास्टली वे फॉरवर्ड। इंटरव्यू में इस सब के बारे में कुछ पूछा जाए, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, क्या सुझाव है? तो हम क्या बोल सकते हैं? पहला, ये जो सर्विस मैटर है, मतलब एम्प्लॉय का टाइम पे प्रमोशन होना चाहिए, टाइम पे उसको सैलरी बढ़ना चाहिए, ये सब कोई खैरात नहीं है, इट इज़ अ राइट ऑफ द एम्प्लॉय। तो टाइम पे प्रमोशन होने चाहिए। ये जो भी एक आदमी कोर्ट में जाता है और बाकी 10 का भी रुक जाता है, ये सबको ठीक करने की ज़रूरत है। आर्टिकल 335 में जो लिखा है SC/ST रिजर्वेशन हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी का ख्याल रखते हुए, तो उन सिद्धांतों को मानते हुए सब टाइम पे काम होते रहने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का लेटर एंड स्पिरिट में अमल होना चाहिए। इधर क्या हो रहा है कि यहाँ रिक्रूटमेंट कर लिया, लेकिन बाद में जो बाकी वाले प्रमोटी ऊपर चढ़ दें वहाँ पर नहीं दिख रहा है। DOPT हाथ खड़े कर रहा है कि हमारा काम नहीं। चौथा मुद्दा, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अल्टीमेटली ये जो वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन उनके हक में आएगा। एनुअल रिपोर्ट टाइम पे रिलीज होने चाहिए। एक एक दो दो साल बाद डेटा देते हैं, उसमें भी कुछ डेटा छुपाते हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कम होती है। ये सब रिफॉर्म लेने की ज़रूरत है। बाकी इंटरव्यू की अगर आपको और अच्छी तरीके से प्रोफेशनली तैयारी करनी है तो अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं। आपको मॉक इंटरव्यू, वीडियो रिकॉर्डिंग, डेफ 1-on-1 एनालिसिस, उसके लाइव लेक्चर्स वगैरह का लाभ मिलेगा। ये भी सब फ्री में अवेलेबल है। इस प्रोग्राम को हम कहते हैं लास्ट माइल। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। कोड यूज़ करें monal.org। लेट्स क्रैक इट।